इंतखाबात के 15 दिन बाद पंजाब और सिंध में हुकूमत साजी का अमल आगे बढ़ना शुरू हो गया है और अहम ओहदों के लिए नाम भी सामने आ गए हैं। आज नई पंजाब असम्बली के पहले सेशन में शोर शराबे और हंगामा आराई के माहौल में नून लीग की वजारत आला की उम्मीदवार मरियम नवाज और साबिक वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब समेत ज्यादातर अरकान असम्बली ने हल्फ उठा लिया है, लेकिन PTI के वजारत आला के उम्मीदवार मियां असलम इकबाल आज गिरफ्तारी के खदशे के पेश नज़र पंजाब असम्बली नहीं पहुंचे और हल्फ नहीं उठा सके। ताहम आज 321 अरकान ने हल्फ उठा लिया है, जिसमें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार करने वाले PTI के 98 अरकान भी शामिल थे, जिसके बाद अब कल स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब किया जाएगा। आज नून लीग की तरफ से मलिक अहमद खान ने स्पीकर और जहीर इकबाल ने डिप्टी स्पीकर के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं और तहरीक इंसाफ के अहमद खान ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के प्लेटफॉर्म से स्पीकर के लिए और मुइन रियाज कुरैशी ने डिप्टी स्पीकर के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं। इसके अलावा आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक दफ़ा फिर मुराद अली शाह को वजीर आला सिंध का उम्मीदवार नामजद कर दिया है, जबकि स्पीकर के लिए उवैस शाह और डिप्टी स्पीकर के लिए अक़लियती रुकन नवीद एंथनी को उम्मीदवार नामजद कर दिया है। दूसरी जानिब इमरान खान के एक बयान ने तनाज़ा खड़ा किया हुआ है। इमरान खान की तरफ से कल बयान सामने आया था कि वो IMF को एक खत के जरिए पाकिस्तान को कर्ज की फराहमी को इंतखाबात के ऑडिट से मशरूत करने का कहने जा रहे हैं। कल से इस बयान पर तनकीद हो रही थी और सवालात उठ रहे थे और आज इमरान खान ने अपने बयान की तस्दीक करते हुए कहा है कि उन्होंने खत लिख दिया है। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत के दौरान सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए इमरान खान का कहना था कि IMF को खत लिख दिया है, आज खत चला गया होगा। अगर ऐसे हालात में मुल्क को कर्ज मिला तो उसे वापस कौन करेगा? इस कर्ज से गुर्बत बढ़ेगी। जब तक सरमायाकारी ना हो कर्ज बढ़ता चला जाएगा। सबसे पहले मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाया जाए। इमरान खान के मुताबिक पहले नवाज शरीफ की सिलेक्शन के लिए इदारों को तबाह किया गया, अदालतें, नैब, सब कुछ तबाह किया गया ताकि नवाज शरीफ को सिलेक्ट कर सकें। नवाज शरीफ के लिए मुझे जीरो किया गया, फिर इंतखाबात में धांधली कराई गई। अब कमिश्नर रावलपिंडी के इंकिशाफात सामने आ गए हैं। कमिश्नर को उठा लिया गया, उस पर तशद्दुद किया गया और अब उसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। इमरान खान ने जेल में ये गुफ्तगू की थी। ताहम अडियाला जेल के बाहर ही मीडिया से बात करते हुए तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा बैरिस्टर गौहर खान ने वजाहत करते हुए कहा कि अब मुल्क के मफाद में ही खत लिखेंगे, मुल्क के मफाद के खिलाफ कभी भी कोई चीज़ नहीं करेंगे। हम जो लेटर लिखेंगे, पहले भी लेटर लिख के जा चुके थे, वो IMF के एक तरीक़ाकार है कि लेटर लिख के हम मुल्क के मफाद में ही लेटर लिखेंगे, मुल्क के मफाद के खिलाफ कभी भी कोई चीज़ नहीं करेंगे। मुल्क की इकानमी को बेहतर करने के लिए हर रोल प्ले करेंगे। जब लेटर आपके सामने आएगा तो देख लेना। मुल्क जिस मुआशी सूरत हाल से दो चार है, उसमें अगर IMF से नया मुआहदा नहीं होता तो डिफ़ॉल्ट की तलवार फिर से लटक सकती है और इन हालात में इमरान खान IMF को पाकिस्तान को कर्ज ना देने के लिए राग़िब करने की कोशिश कर रहे हैं, उसे मशरूत कर्ज देने की बात कर रहे हैं, मगर फिर भी PTI का दावा है कि वो मुल्क के मफाद के खिलाफ कुछ नहीं करेगी। आज नून लीग के सीनियर रहनुमा और साबिक वज़ीर ख़ज़ाना इसाक डार ने कहा कि अगर आप अपने मुल्क के मुआशी मफाद के खिलाफ अपने सियासी फ़ायदे के लिए ख़त लिखते हैं तो वो काबिल मज़म्मत है। किसी भी शख्स का इस किस्म का जो कदम है ये अफसोसनाक भी है और ये मुजम्मत काबिल मुजम्मत भी है, क्योंकि कोई भी हो, मैं हूँ या कोई और हो, अगर हम अपने मुल्क की मुआशी इंटरेस्ट के खिलाफ अपनी जाती सियासी फायदे के लिए कोई लिखते हैं तो काबिल मुजम्मत है, उनको नहीं लिखना चाहिए। लेकिन अगर उन्होंने लिख भी दिया है और अगर पाकिस्तान अल्लाह के फजल करम से जो फैसला हो चुका है कि हुकूमत हमने मशावरत के साथ दूसरी पार्टियों की अलायंस के साथ पिछले 8-10 दिन में जो फाइनल हुई है, आप देखेंगे कि हर चीज इंशाल्लाह डील होगी, वो उनके खत की कोई हैसियत नहीं होगी। इस पूरी सूरत हाल में आज खुद IMF का रद्द-ए-अमल सामने आया है। IMF की डायरेक्टर कम्युनिकेशन जूली कोज़ेक ने मीडिया ब्रीफिंग में पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबसरा करने से गुरेज करते हुए कहा है कि पाकिस्तान में मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए नई हुकूमत के साथ पॉलिसीज पर काम करने के मुंतज़िर हैं। On January 11th, the IMF Executive Board approved the first review of the standby arrangement with Pakistan. That brought total disbursements under the standby arrangement to $1.9 billion. During the period of the caretaker government, the authorities have maintained economic stability. We look forward to working with the new government on policies to ensure macroeconomic stability and prosperity for all of Pakistan's citizens. Any comment on Imran Khan's letter by any chance? So I'm not going to comment on ongoing political developments. So I'll leave it. I don't have anything else to add to what I just said. जबकि मौजूदा निगरान हुकूमत ने IMF के साथ नए प्रोग्राम के लिए भी लाएअमल तय कर लिया है, उसे हतमी शक्ल भी दी जा रही है। निगरान हुकूमत कोशिश कर रही है नई आने वाली हुकूमत के लिए IMF से कर्ज लेने में दुश्वारी ना हो, मगर
इमरान खान IMF को कर्ज देने से खबरदार कर रहे हैं और कर्ज से गुर्बत बढ़ने और वापसी में दुश्वारी की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर इमरान खान के आज के बयान का उनकी गुज़िश्ता हुकूमत में कारकर्दगी और फैसला साजी से मवाजना किया जाए तो मालूम होता है कि इमरान खान की सिर्फ 4.25 साल हुकूमत में पाकिस्तान ने नून लीग और पीपल्स पार्टी की उससे पहले 10 साल हुकूमत से भी ज्यादा कर्ज लिया था, जिसमें अंदरूनी और बैरूनी दोनों कर्जे शामिल हैं। और फिर 16 माह की PDM हुकूमत में कर्ज में मजीद रिकॉर्ड इजाफा हुआ। यह भी याद रहे कि हुकूमत में आने से पहले इमरान खान कहते थे कि मैं खुदकुशी कर लूंगा लेकिन IMF प्रोग्राम में नहीं जाऊंगा, फिर देर की और बाद में माना कि IMF प्रोग्राम में देर से जाकर सबसे बड़ी गलती की। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के अरकान की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत के बावजूद इलेक्शन कमीशन की तरफ से मखसूस नशिस्तों का फैसला नहीं हुआ है। इस पूरी सूरत हाल के तनाजुर में तहरीक इंसाफ ने आइंदा की हिकमत अमली के तौर पर इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का फैसला किया हुआ है जो 3 मार्च को होंगे। और हैरान कुन तौर पर इंट्रा पार्टी इलेक्शन में इमरान खान ने चेयरमैन के उम्मीदवार के तौर पर बैरिस्टर गौहर खान की जगह बैरिस्टर अली जफर का नामजद कर दिया है। मगर अब से कुछ देर पहले खुद बैरिस्टर अली जफर ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में कहा कि बैरिस्टर गौहर खान अच्छा काम कर रहे थे, मेरी कानूनी मसरूफियात हैं, हो सकता है कि मेरी नामजदगी पर दोबारा गौर करें। मेरी नज़र में अभी ये जरा जल्दी बात बाहर आ गई है मेरी नॉमिनेशन की। मेरी नज़र में गौहर साहब पहले भी ठीक किरदार अदा कर रहे थे और उनको ही इसमें होना चाहिए। तो अभी हम मुशावरत करेंगे और देखेंगे कि क्या होता है, क्योंकि मेरी आपको पता है कि काफ़ी मसरूफियात PTI के जो लीगल केसेस हैं उनमें भी है और चेयरमैनशिप के लिए आपको बड़ा वक्त दरकार, आपको वक्त देना पड़ता है। हो सकता है कि हम इसको रिकंसिडर करें। तो अभी देखें आगे जाके क्या करते हैं हम। अली जफर तो बैरिस्टर गौहर खान की कारकर्दगी पर एतमाद का इजहार कर रहे हैं, मगर आज ही पार्टी के सीनियर रहनुमा शेर अब्दुल मरवत ने दावा किया था कि इलेक्शन में धांधली के बाद बैरिस्टर गौहर खान की कारकर्दगी पार्टी और कारकुनों की तवक्कात के मुताबिक नहीं थी। इसके अलावा शेर अब्दुल मरवत ने ही आज सुप्रीम कोर्ट में इनफरादी हैसियत में एक दरख्वास्त दायर की है जिसमें उन्होंने इस्तदा की है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के चारों अरकान की तैनाती को कलअदम करार दे दिया जाए और उन्होंने जो ऑर्डर्स जारी किए हैं उन्हें गैर कानूनी करार दिया जाए। इलेक्शन कमीशन ने 17 फरवरी को जो कमेटी कायम की थी उसे कलअदम करार दिया जाए और सेक्रेटरी दाखिला को हिदायत की जाए कि वो एक जुडिशल कमीशन के क़याम का नोटिफिकेशन जारी करें जो रावलपिंडी के इंतखाबी नताइज के साथ साथ मुल्क भर के इंतखाबी नताइज को फॉर्म 45 के मुताबिक मुरतब करे। दरख्वास्त के मुताबिक इलेक्शन एक्ट 2017 की सेक्शन 13 की खिलाफवर्जी करते हुए जितने भी कौमी और सूबाई हलकों के फॉर्म 47 जारी किए गए हैं उन्हें कलअदम करार दिया जाए। इस पटिशन का हतमी फैसला आने तक हुकूमतों की तश्कील का प्रोसेस रोका जाए या इंक्वायरी के दौरान इलेक्शन कमीशन को कोई भी ताज़ा हुक्म जारी करने से रोका जाए। शेर अब्दुल मरवत की पटिशन में साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा के इल्जामात से जुड़े तनाज़े का भी जिक्र है। 17 फरवरी को लियाकत अली चट्ठा ने आम इंतखाबात में बेज़ाब्तियों का एतराफ़ करते हुए मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया था और कहा था कि रावलपिंडी डिवीजन के 13 MNAs हारे हुए थे, हमने उन्हें जितवाया। उन्होंने मजीद कहा था कि इलेक्शन में होने वाली धांधली में इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस भी मुलविस हैं। इलेक्शन कमीशन ने लियाकत अली चट्ठा के धांधली के इल्जामात की सख्ती से तरदीद करते हुए एक तहकीकाती कमेटी कायम कर दी थी और इस बयान के बाद खबर आई थी कि लियाकत अली चट्ठा को रावलपिंडी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, मगर पुलिस ने उसकी तरदीद कर दी थी और फिर लियाकत अली चट्ठा मंजरेआम से गायब हो गए थे। मगर कल अचानक उनसे मंसूब बयान सामने आया कि उन्होंने तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा के कहने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का एतराफ़ किया है। उन्होंने इस रहनुमा का नाम नहीं लिया मगर उसे तहरीक इंसाफ की पंजाब हुकूमत का साबिक वजीर और 9 मई के वाक़यात के बाद रूपोश बताया है और अपने इल्जामात से पीछे हट गए हैं। मगर तहरीक इंसाफ उनके बयान पर बयानियां बना रही है। आज इमरान खान ने भी इस हवाले से बात की है। हमारे साथ तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अब्दुल मरवत साहब मौजूद। मरवत साहब बहुत शुक्रिया शो में ज्वाइन करने के लिए। मरवत साहब आज आपने कहा कि गौहर खान साहब मुतहरिक नहीं थे, पार्टी का मौक़िफ़ सही तरीके से नहीं उठाया इलेक्शन के बाद, इसलिए उनकी जगह अली जफर साहब को लगाया जा रहा है, नामजद किया गया है। मगर अली जफर साहब ने तो खुद ने कहा कि मैं बहुत मसरूफ़ हूँ, मैं नहीं देख पाऊंगा मामलात को, और गौहर खान ही सही काम कर रहे थे। वो गालिबन इंटरेस्टेड नहीं है इस तरीके से कि वो सरबराह बने, वो चाहते गौहर खान साहब ही पार्टी के चेयरमैन बने। शुक्रिया खानज़ादा साहब। कल जब ये फ़ैसला हुआ और अनाउंस हुआ, इसके बाद शाम को मैंने अली ज़फ़र साहब को मुबारकबाद दी और अली ज़फ़र साहब तो बड़े इस हवाले से यानी कि खुश भी थे और मैंने उनको यकीन दहानी कराई कि मैं पार्टी में मामलात के हवाले से उनकी हिमायत करूँगा। आज फिर अली ज़फ़र साहब जो हैं वो अपने केसेस की मसरूफियात की बात उन्होंने की है, तो लगता ये है कि अली ज़फ़र साहब शायद मेंटली इसके लिए तैयार नहीं है और वो गौहर खान साहब को जो है दोबारा रिकमेंड करना चाहते हैं, लेकिन ये फ़ैसला हतमी तौर पे अब खान साहब करेगा। अली ज़फ़र साहब जो हैं ये वाज़े हैं कि अब वो इस मनसब के लिए अपनी खिदमात शायद
अपनी प्रोफेशनल मसरूफियात की वजह से पेश नहीं कर रहे हैं। मतलब अगर अली जफर साहब तो ज़ाहिर है एक रिकन्सिलिएशन वाले इंसान है, कोई बहुत अग्रेसिव इंसान नहीं है, फिर वो मसरूफ़ भी हैं। आपकी पार्टी को तो एक फुल टाइम देने वाली शख्सियत चाहिए, फिर एक अग्रेसिव आप लोगों ने स्टांस अपनाया हुआ है, तो कौन हो सकता है जो ये किरदार अदा करे? एग्रेसिव जो हैं वो तो वक्त की ज़रूरत के मुताबिक एग्रेशन करनी होती हैं, और अली ज़फ़र साहब जो हैं वो इस कायदे पे पूरा उतर सकते हैं। लेकिन कल शाम तक तो अली ज़फ़र साहब जो हैं मुबारकबादें वसूल कर रहे थे, और आज जो हैं फिर उनका ये मौक़िफ़ आया है, तो बहरहाल ज़बरदस्ती तो कोई फ़राइज़ तो पे नहीं जा सकते हैं। लेकिन ये चीज़ें अब वाज़ेह हैं कि शायद अली ज़फ़र साहब जो हैं वो ये फ़राइज़ की अदायगी से माज़रत कर लें। तो जहाँ तक गौर साहब के हवाले से मैंने बात की थी, मैंने ये कहा था कि चूँकि वर्कर्स की जो रिएक्शन आई थी, ख़ुसूसन रिज़ल्ट्स की रिगिंग पे जो क़ियादत ने जिस अंदाज़ में ल्यूकवरम रिस्पांस दिया, इस पे वर्कर्स काफ़ी नाराज़ थे और ख़ान साहब को इसका इदराक भी था। तो शायद अली ज़फ़र साहब को आगे लाने के पीछे ख़ान साहब की यही सोच कार फरमा थी कि तग़य्युर से या क़ियादत की तब्दीली से जो है कारकर्दगी को बेहतर बनाया जा सकता है। वैसे ये बताइएगा कि क्या आपकी जमात का ज़्यादा फोकस कानूनी मामलात पर रहा या फिर मीडिया स्ट्रैटेजी पर रहा? क्योंकि जो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है वो मिसिंग नज़र आती है। मनोज साहब, आपने ही पहले ऐलान किया था कि जी पीपल्स पार्टी हमसे रब्ता कर रही है, वाजे कर दिया इमरान खान साहब ने नहीं करेंगे हम बात, नून लीग से भी नहीं करेंगे बात, मौलाना फजल रहमान साहब से ज़रूर की, मगर पंजाब में एक 22 अराकीन ऐसे थे जो इंडिपेंडेंट थे, जो आपकी जमात से नहीं जीते थे। ना नून लीग के पास सादा अक्सरियत थी, ना आपके पास सादा अक्सरियत थी। आपकी पार्टी सियासी तौर पर अप्रोच कर सकती थी, हुकूमत बनाने की कोशिश तो कम से कम करती। वफाक में भी नहीं की, पंजाब में भी नहीं की। पंजाब में तो एक फेयर चांस था आपके पास कि आप उन्हें अप्रोच करते, आपने वो भी नहीं किया। कि पॉलिटिकल स्ट्रेटजी मिसिंग है जमात के पास? ऐसी बात नहीं है, पॉलिटिकल स्ट्रेटजी मिसिंग नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में जो आज़ाद होते हैं या वो लोग जो छोटी मोटी पार्टियां जब इस तरह मुंतखब होकर आ जाती हैं तो उनका रुझान ज़्यादातर हस्ब इक़्तिदार में जाने का होता है, और बादी नज़र में जो पाकिस्तान में सिनेरियो बनाया गया है उसमें तो PMLN को फेवरेट करार दिया जा रहा है। तो लिहाजा बाई डिफ़ॉल्ट इन लोगों का जो रुझान था वो PMLN की तरफ था। उनको नज़र आ रहा था कि चूँकि हमारे इख्तिलाफ़ात हैं और हम शायद फेवरेट नहीं है, तो नून जो है वो वाज़े तौर पे ये इम्प्रेशन इलेक्शन से कबल देती आ रही थी कि ये किंग्स पार्टी हैं, हुकूमत ये बनाएगी। तो लिहाजा हमारी कोई भी कोशिश जो थी वो कारआमद नहीं होनी थी। अच्छा, ये आप 2018 के साहब ये 2018 के तजर्बे की वजह से कह रहे हैं? क्योंकि 2018 में पंजाब में सीटें ज़्यादा नून लीग ने ली थी, मगर आज़ाद उम्मीदवार ज़्यादा तहरीक इंसाफ पर चले गए थे। उस तजर्बे की वजह से कह रहे हैं कि जो फेवरेट होता है फिर उसी के पास चले जाते हैं आज़ाद। आपको 2018 की मिसाल याद आ गई, मैं आपके हाफिज़े की दाद देता हूँ, लेकिन हमें अपने हालात का इल्म है। हमारे मौजूदा मुंतखब अराकीन सूबाई व कौमी असम्बली के पीछे लोग पड़े हुए हैं, उनको तरगीब तहरीस दी जा रही है कि आप आएँ, नून में शामिल हो जाएं। कुछ लोगों के साथ ज़बरदस्ती भी की जा रही है, कुछ के कारोबार बंद किए जा रहे हैं, कुछ अगवा भी हो गए हैं। तो लिहाजा इन हालात में हम किसी को क्या गलत इम्प्रेशन दे सकते थे कि हम जो है अददी जो अक्सरियत हमारी थी उनको इन्होंने रिग करके हमारी सीटें नून से कम की, और फिर हमें ऐसी सूरत हाल में ये तवक्को नहीं थी कि कोई भी आज़ाद पास अराकीन जो थे वो हमारे साथ शामिल होने की कोई ख्वाहिश रखते। सब आज आप सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन आप लेके गए हैं, चीफ इलेक्शन कमीशन के चारों अराकीन के जो तैनाती कलअदम हो, फिर फॉर्म 47 को कलअदम करार दिया जाए, ये सारा मामला ज़ाहिर आपकी पार्टी ये भी कह रही है कि एक्सपेक्टेशन कम है, मगर फिर भी एक लीगल लड़ाई की तरफ जा रहे हैं। ये एक कानूनी रास्ता हो गया कि आप सुप्रीम कोर्ट गए। दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने आज फिर सहाफ़ियों से कहा, हालांकि पार्टी कल के बयान के बाद ज़रा ऐसा लगा था वजाहतें दे रही है। झगड़ा साहब ने भी कहा कि मैं अपनी पार्टी से कहूँगा कि ख़त IMF को नहीं लिखना चाहिए, मगर इमरान खान साहब कह रहे हैं मैंने लिख दिया है ख़त। ये जो
कानूनी लड़ाई है, यही दुरुस्त रास्ता नहीं है जो आप सुप्रीम कोर्ट गए हैं, बजाय इसके कि आईएमएफ को लिखा जाए, जिससे आपकी पार्टी को शायद नेगेटिव पब्लिसिटी जरूर मिलेगी, मगर आईएमएफ को कोई फर्क नहीं पड़ेगा? अगर आईएमएफ को ख़त लिखने से कोई नेगेटिव पब्लिसिटी पैदा होती है तो ये भी ज़रूर देखना चाहिए कि 2 साल से जो कानून जो है वो रुल रहा है, कानून की हुक्मरानी गायब है, बुनियादी हकूक़ पामाल हो रहे हैं, इलेक्शन रिगिंग हुई, उम्मीदवार अगवा हुए, जो 2 साल में आपने ड्रामा देखा, तो क्या हमें ये समझना चाहिए कि बहैसियत कौम हमें कर्जा ज़्यादा ज़रूरत है बनिस्बत बुनियादी हकूक़ का एहतराम के? हमें कर्जे की ज़्यादा ज़रूरत है कानून की हुक्मरानी के मुकाबले में? आईएमएफ ने जब लास्ट टाइम जो आप लोगों के साथ हो रहा है और जिस तरीके से रियासती जबर का सामना करना पड़ा है तहरीक इंसाफ को, वो नहीं होना चाहिए। आप लोगों को कानूनी तौर पर सही कानूनी रास्ता मिलना चाहिए। जो आपके रिगिंग के हवाले से शिकायत हैं, सही फोरम पर उसको एड्रेस किया जाना चाहिए। मगर आईएमएफ का लोन नहीं होगा, मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा, अवाम के और बुरे हालात होंगे, और बेरोजगारी होगी और महंगाई आएगी। 2018 में दीगर जमातों को जरूर शिकायतें थी, मगर किसी ने इस तरह आईएमएफ को नहीं खत लिखा। लोग पूरी क़यादतें जेल में थी। ये जो खत है ये पाकिस्तान के लिए मनफी है, बजाय इसके कि आपकी जो दीगर जमातें उन पर प्रेशर आए। तो जिनको पाकिस्तान से मोहब्बत है और वो ये नहीं चाहते हैं कि मुल्क डिफॉल्ट कर जाए, फिर वो ये कानून के आगे सरनगू हो जाएं, जो जिसका हक है उनको दे दें। पाकिस्तान अखलाकी तौर पे, कानूनी और आईनी तौर पे पहले से डिफ़ॉल्ट कर चुका है। अब अगर माशी तौर पर डिफ़ॉल्ट जो है वो इससे ज़्यादा सिग्निफिकेंस का आमिल है, तो ऐसे हालात में जब हमें दीवार के साथ लगाया जा चुका है, कोई हमारे स्टेक छोड़ ही नहीं गए हैं, ऐसे हालात में खान साहब का ये फैसला मैं मुकम्मल तायीद करता हूँ इसकी। और दूसरी जो आपने बात की, आप जब तायीद आप ये कह रहे हैं कि मुल्क अगर डिफॉल्ट कर जाए तो कर जाए, अगर मामला इसी तरीके से चलते हैं और एक जो पॉलिटिकल रास्ता और पॉलिटिकल रिलीफ नहीं मिलता है तरीके इंसाफ का, उनकी ग्रीवियंसेस नहीं एड्रेस की जाती हैं। नहीं, जो लोग डिफॉल्ट से बचाना चाहते हैं उनके बस की बात है। वो आईएमएफ ने भी कहा था कि कंडीशन ये है कि ट्रांसपेरेंट और फेयर इलेक्शन होंगे। हमने तो सिर्फ इतना कहा है कि आप लोन दें, लेकिन इसको मशरूत कर दें इलेक्शन के ऑडिट के साथ। तो इसमें क्या खराबी है? अगर कोई समझता है कि इसमें जल्दबाजी नहीं है कि जो अली ज़फ़र साहब ने बात की उसमें कि कंडीशंस भी सारी आईएमएफ तय करे कि वो ऑडिट किस तरीके से होगा, कौन कराएगा, किस तरीके से न्यूट्रल होगा, क्या होगा, वो सारी की सारी कंडीशंस आईएमएफ तय करे पाकिस्तान के लिए पॉलिटिकल प्रोसेस में इन्वॉल्व होकर। तो आईएमएफ हमारा सब कुछ तय कर रही है, तो इलेक्शन ऑडिट भी तय कर दें, कोई मज़ाक का इसमें नहीं है। एक बात जो मैं आप बताना चाहता हूँ वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट में भी हम साथ में गए हैं, और सुप्रीम कोर्ट में आज जो मैंने पिटीशन दायर की है इसमें 4 इलेक्शन कमीशन की कॉन्स्टिट्यूशन और इनकी तकर्री को हमने चैलेंज किया है। दूसरी बात जो सबसे अहम है वो ये है कि हम फार्म 45 लेकर गए इलेक्शन कमीशन में, अपने भी आज़ाद और दीगर पार्टियों के जो उम्मीदवार थे उनके भी, और आज तक किसी भी फोरम पे पीएमएलएन, एमक्यूएम और पीपल पार्टी का एक भी फार्म 45 सामने नहीं आया है कि उनके नताइज कौन से फार्म 45 पे मुरतब हुए हैं। इलेक्शन कमीशन के पास हर हल्के के अपने फार्म 45 हैं, वो अपने ही देख लेते तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। हम गए सुप्रीम कोर्ट में, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट अगर मुनासिब समझे और इस मैटर को 28 से कबल, क्योंकि हमने इसमें इम्तनाई मांगी है कि हुकूमतों की जो बनाने का अमल है उसको रोक दिया जाए। ये सबको मिल बैठ के सोचना चाहिए कि इक़्तिदार ज़रूरी है या कानून की हुक्मरानी। यहाँ पे तो अब इनको याद आ गया कि डिफ़ॉल्ट जो है इससे ये हो जाएगा, लेकिन किसी को ये नज़र नहीं आ रहा है कि डिफ़ॉल्ट से भी ज़्यादा अहम नौइयत बुनियादी इंसानी हकूक़ है। बिल्कुल है, मगर देखिए ना मरवा साहब के बुनियादी इंसानी हकूक़ की वैल्यू है। मगर मैं आपसे फिर मैं याद दिलाऊंगा आपको कि 2018 के इंतखाबात के बाद क्या क्या नहीं हुआ है। उससे पहले एक जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हुई जिसमें आपकी जमात भी अब काफ़ी सारी बातें एक्सेप्ट करती है, सलमान अकरम राजा साहब हों, हामिद खान साहब हों, उसके बाद भी जो पहली तकरीर की शहबाज शरीफ साहब ने पार्लियामेंट के फ्लोर पर, उनके भाई और उनकी भतीजी जेल में थे, उन्होंने कहा कि जी आइए हम एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी करते हैं, मगर उसके बाद उन्हें भी जेल में डाल दिया गया। फिर सारे साबिक वज़ीर आज़म को जेल में डाल दिया गया, सदर को जेल में डाल दिया गया। उस वक्त भी कासिम सूरी साहब स्टे ऑर्डर पर चल रहे थे, मगर किसी ने आईएमएफ को खत नहीं लिख दिया था कि मुल्क के डिफॉल्ट का अवाम को नुकसान है। जिनको आप कह रहे हैं कि उन्हें फर्क पड़ जाएगा, शायद उनको इतना फर्क नहीं पड़ेगा जितना अवाम को फर्क पड़ेगा और अवाम का नुकसान हो जाएगा।
जी, अगर 2018 में लोगों के साथ ज्यादती हुई है या गलत जेलों में डाले गए हैं, बहैसियत वकील में कभी ऐसे फेल को पसंदीदगी की नज़र से नहीं देखूंगा। पहले भी अगर हुआ है तो गलत हुआ है, लेकिन ये कहाँ की दलील है कि जी चूंकि पहले ऐसा हुआ था तो लिहाजा अब भी हो सकता है। वन रॉन्ग नहीं होना चाहिए। मतलब ये कतई तौर पर नहीं कह रहा मैं, मतलब ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि पहले गलत हुआ था तो अब होना चाहिए। आपके साथ बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए, मगर उसके नतीजे में बैरूनी IMF को लिखा जाए या आप कह रहे हैं डिफॉल्ट कर जाए तो बेहतर। इसके ऊपर सवाल उठा रहा हूं मैं। मगर मगर साहब एक और, आपने कल आप वकील हैं, करने के नहीं लिखा है, आप वकील हैं और बतौर वकील कल आपने एक मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आपने पढ़ा नहीं है मगर आपने मौक़िफ़ की तायीद कर दी मौलाना फजलुर रहमान साहब के। हालांकि वो 5 सफ़ात का फैसला है, मैं उम्मीद कर रहा हूं आपने पढ़ लिया होगा। और सलमान अकबर राजा साहब ने भी कल कहा कि उस फैसले में कोई ऐसी गलत बात नहीं है, बिल्कुल गलत प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मैं अब आपकी राय जानना चाहूंगा उस के हवाले से। वो फैसला मैंने पढ़ लिया है और मैं समझता हूं कि उस फैसले को पढ़ने के बाद मैंने उस वक्त भी ये कहा था कि जो मौलाना फजल रहमान साहब ने बात की थी या दीगर उलमा ने कि इससे कादियानियत की तबलीग की इजाज़त दी गई है, वो ऐसा कुछ नहीं है उस फैसले में, और उसकी वैसे ही बोगी रेस की जा रही है। उस फैसले में कुछ भी ऐसा गलत नहीं है। और इस हवाले से मैं ये समझता हूँ कि शायद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है उसकी किरदार कुशी जो है इस हवाले से वैलिड नहीं है। बहुत अहम बात है। और बर साहब, आप उम्मीद कर रहे हैं कि आपको रिलीफ मिल जाएगा? ज़ाहिर फॉर्म 45 का फैसला लाजमी होना चाहिए। इस मुल्क की तकदीर का फैसला फॉर्म 47 की बुनियाद पर नहीं होना चाहिए, वरना इलेक्शन ही मुस्तकबिल में बेमाने हो जाएंगे। वैलिड मुतालबा है, मगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप लोगों की जो ग्रीवियंसेस है वो टाइम पर एड्रेस हो जाएंगी? तवक्को हमारी है, इंसाफ ये करते हैं या नहीं करते हैं देखा जाएगा। लेकिन एक गुजारिश है बहैसियत वकील के, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक वकील के, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की अदालती, आईनी, कानूनी और सियासी तारीख का सबसे अहम नौइयत का मुकदमा हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लेकर गए हैं। बेहतर होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तमाम जज साहिबान पे मुश्तमिल कोर्ट इसको सुने, और चूँकि इस पे दारोमदार है आने वाली जमहूरियत का और आने वाले सालों के मुस्तकबिल का। अगर आज इस तरह इलेक्शन ROs रिग कर सकते हैं, आइंदा कोई पार्टी कौम के पास परफॉर्मेंस की बुनियाद के पास नहीं जाएगी कि मेरी कारकर्दगी ये रही। RO जो है मजाज होंगे और यूँ जमहूरियत जो है पाकिस्तान में मुकम्मल हमेशा के लिए जो है वो मदफून हो जाएगी। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। प्राइम ब्रेक शामिल करते हैं, आपको बात करेंगे। में दोबारा खुशामदीद नाजरीन। आज अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू की इमरान खान ने क्या अहवाल रहा, इस पर भी बात करेंगे। उमर चीमा साहब मौजूद हैं, जो कमिश्नर चट्टा हैं, वो अपने बयान से क्यों पीछे हट रहे हैं, कौन सी तहरीक इंसाफ की शख्सियत जिसका जिक्र कर रहे हैं, सब पर बात करेंगे। दोनों हमारे साथ मौजूद, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। पहले से बीडा साहब आप बताइएगा, आज इमरान खान साहब क्या कायम नजर आए इस बात पर कि उन्होंने IMF को खत लिखना ही है, और ये जो सारे के सारे मामला रिपोर्ट हुए, क्योंकि पार्टी ऐसा लगता है कि एक्सप्लेनेशन देती नजर आ रही है। खान साहब के अपनी बात पर खड़े थे और किस मूड में थे? जी, इमरान खान ने जब सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की, उन्होंने उसमें कहा कि जो IMF का खत है वो उन्होंने लिख दिया है और आज ही वो IMF हुकाम को डिलीवर हो जाएगा। और साथ उन्होंने कहा कि 2-3 वजूहात उन्होंने बताए कि ये ख़त क्यों लिखा गया है। उसमें उन्होंने कहा कि मुल्क में जो अनसर्टेनिटी है, गैर यकीनी जो सूरत हाल है, इसमें अगर कोई मुल्क हमें कर्जा देगा भी तो जो गैर यकीनी सूरत हाल है, ये इसके बाद ये कर्जा जो है वापस कौन करेगा, इस कर्जे से गुर्बत बढ़ जाएगी और जो सियासी अदम इस्तेकाम है वो भी बढ़ जाएगा। मियाँ नवाज शरीफ के हवाले से भी उन्होंने बात की कि मुझे ज़ीरो करने के लिए मियाँ नवाज शरीफ की सिलेक्शन के लिए तमाम इदारों को तबाह किया गया, अदालतें, पुलिस और नैब सब मिले हुए थे। साथ उन्होंने कमिश्नर रावलपिंडी ने जो इंकशाफात किए उस पर भी उन्होंने बात की कि जो इंकशाफात किए गए साबिक कमिश्नर ने वो पूरी दुनिया ने देखे और अब उस पर तशद्दुद करके उससे ज़बरदस्ती बयान जो है दिलवाया गया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इमरान खान ने कमरा अदालत में इस बात की तस्दीक की कि जो ख़त है IMF का वो लिख दिया गया है और आज डिलीवर हो जाएगा। लेकिन बाहर जब हम निकले हैं तो
जो बैरिस्टर अली ज़फ़र है उनसे मेरी बात हुई। मैंने कहा कि क्या ये ख़त लिखा गया है? उन्होंने कहा कि नहीं, ये ख़त नहीं अभी लिखा गया। और उन्होंने कहा जो हमारी खान साहब से बात हुई है उसमें इमरान खान ने कहा कि जो IMF का प्रोग्राम है वो जारी रहना चाहिए और मुल्क को इस वक्त माशी इस्तेकाम की ज़रूरत है, लिहाजा जो ख़त है अभी नहीं लिखा गया, इस पर सोच विचार हो रहा है। उसके बाद जब जो बैरिस्टर गौहर खान है उन्होंने जब मीडिया से गुफ्तगू की उसमें भी उन्होंने कहा कि अभी ख़त नहीं लिखा गया है, इस पर अभी गौर हो रहा है, जब ये ख़त लिखा जाएगा तो ये मीडिया को भी रिलीज़ किया जाएगा। बहुत शुक्रिया। सबीदार तफसीलात बता रहे थे इमरान खान ने। कमिश्नर साहब लियाकत अली चट्टा की भी बात की। उमर चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उमर चीमा साहब, क्या अंदर का मामला है? जो ज़ाहिर है कमिश्नर ने इल्ज़ाम लगाए थे वो खुद अपने तहकीक तलब इल्ज़ाम थे, चीफ जस्टिस पर इल्ज़ाम लगा दिया, उनका क्या ताल्लुक हो सकता है इलेक्शन डे से? मगर अब जो उनका स्टेटमेंट सामने आया है, दस्तखत हुए हैं, वो भी तहकीक तलब है कि किन हालात में आया है, कैसे आया है, असल में क्या कहानी है, क्या हो रहा है? देखें, जो बेसिकली तो जो उनका दूसरा बयान है वो एक तो पहले की तरदीद है, लेकिन उससे ज्यादा उसकी एक वजाहत भी है कि जो बहुत सारे लोग बात कर रहे थे कि इन्होंने किसके कहने पर बयान दिया है, वो उन्होंने दूसरे बयान में अपने में वाजे कर दिया है कि मुझे किसी ने बुलाया था या मेरा उनके साथ राब्ता था। और फिर ये है कि मैं चूंकि रिटायरमेंट के करीब था और इन्हें मेरे ख्याल अपना एक फ्यूचर भी नजर आ रहा था और इसकी उन्होंने दूसरे बयान में तस्दीक भी की है। अच्छा, मेरी जो एक इतलात है उसमें यह है कि इनसे कोई जब इन्होंने पहले वाला बयान दिया तो उसके बाद इनका जो फोन है वो ले लिया गया। कोई चीजें जो है ना वो जब फोन से मिली तो उसके बाद उनके लिए उनसे इनकार भी मुमकिन नहीं था कि आप उस चीज से मुकर सकें कि मेरा फलां के साथ राब्ता क्या था, क्यों था, जो मेरी उनके साथ जो कॉरेस्पॉन्डेंस हुई वो क्या थी। मुझे एग्जैक्टली उसकी डिटेल का तो नहीं आइडिया कि उसमें से क्या क्या मिला है, लेकिन वो एक तरह का ट्रिगर था या इन पर जो एक अगर कोई दबाव बढ़ा रहा था तो उसका वो सबब भी बना कि जिधर कोई एक एविडेंस जो है वो अवेलेबल होगी। शायद जो है चट्टा साहब को ये भी लगा हो कि अगर मैं अभी कोई एतराफ नहीं करूंगा कि मैंने पहला बयान क्यों दिया तो शायद मेरे लिए और कोई संजीदा किस्म के मसाइल पैदा हो जाए। तो ये सारी चीजें उसी तनाजर में है जहां तक एक वजीर का मामला है। अब वजीर देखें कि इसमें एक तरह का एक गैस वर्क भी है कि जो वो कह रहे हैं कि मैं उधर सेक्रेटरी रह चुका हूं और बेसीते सेक्रेटरी मेरा उधर कोई जो वजीर हैं जो PTI के लीडर्स हैं, बेसिकली लीडर्स का उन्होंने जिक्र किया कि उनके साथ भी ताल्लुक था और फिर उन्होंने मेरे से अप्रोच किया। अब ये है कि अब इससे एक चीज वाज़ेह होगी कि वो बात ये कर रहे हैं कि मैं लाहौर में था, सेक्रेटरी प्रोविंशियल सेक्रेटरी था। दूसरी बात यह है कि जो जिस बंदे से मेरा राब्ता था वो भी कोई उधर सूबाई वजीर था। आगे वो मजीद ये कह रहे हैं कि जो वो सूबाई वजीर है वो 9 मई के वाकयात में मुलव्वस पाए गए हैं और वो इश्तिहारी भी करार दे दिए गए हैं। अगर आप गौर करें तो उसमें जो इश्तिहारी करार दिए गए हैं कुछ चंद एक लोग हैं जिसमें से मियां असलम भी हैं। अब मियां असलम जो है इनके साथ इन्होंने कोई काम भी किया हुआ है, वो इश्तिहारी भी हैं और इनके साथ एक जो तीसरा ताल्लुक बनता है वो ये है कि चट्टा साहब जो है इनका एक रियल एस्टेट के हवाले से भी इनकी कोई फैमिली के लोग भी हैं, इनके बेटे भी, एक इनके जो बेटे के ससुर हैं इनके उनकी भी एक अपनी सोसाइटी है, उनके एक और पार्टनर हैं वो जो है वो मियां असलम के कोई अजीज हैं, रिश्तेदार हैं, उनकी मुख्तलिफ जो तकरीबात होती थी सोसाइटी की उसमें चट्टा साहब जो है वो जाते रहते, अखबारात में तस्वीर भी छपती रही। तो तासर तो यही मिलता है कि ये मियां असलम जो है उनकी बात कर रहे हैं कि जो आगे PTI आगे कैंडिडेट नामजदगी है और इसकी एक प्लॉजिबिलिटी बनती है, यानी कि उनके साथ राब्तों की बनती तो है। अब ये है कि डिपेंड करता है जो पोलराइज्ड एनवायरनमेंट है उसमें लोग मेरिट से ज्यादा उससे जाते हैं कि जो स्टेटमेंट किसको कौन सी अच्छी लगती है। अगर किसी को पहले वाली अच्छी लगी तो वो कहते हैं कि अगर इल्जाम गलत हो तो आप ये बताएं क्या धांधली हुई या नहीं, यानी कि वो स्टेटमेंट के मेरिट पर नहीं जाते। इसी तरह जो दूसरी है इस पर भी जिन्होंने नहीं पसंद जिनको उन्होंने कह रहे हैं कि नहीं उन्होंने किसी के कहने पे कर दिया तो लिहाजा आप उसके बयान की वो उन्होंने जो लिखी हैं बातें जरूरी नहीं कि वो ठीक हो। तो ये ओवरऑल एक ओपिनियन भी डिवाइडेड है और चट्टा साहब जो है यानी कि वो अपना काम करके तो वो अब निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि उनके लिए अभी मसाइल बाकी हैं।
जो उन्होंने एतराफ़ किया और जो जितना बड़ा एक गवर्नमेंट के लिए अपसेट था और बीइंग गवर्नमेंट सर्वेंट जो उन्होंने काम किया है, यानी कि उनके लिए आगे उनके खिलाफ कोई आगे कानूनी कार्रवाई होगी। मगर उनका बयान आ गया, इसके बाद क्या बात आगे बढ़ पाएगी? क्योंकि ज़ाहिर हर जिसको अपने मतलब की स्टेटमेंट लग रही है उसी को दुरुस्त करार दे रहा है, तो बड़ा लाजमी है कि कानूनी तौर पर साबित हो कि क्या सच था क्या गलत था। क्या बात कानूनी तौर पर आगे बढ़ पाएगी? नहीं बढ़ पाएगा ये। और मुझे मैं आपको बताऊं कि इसके हवाले से जिस तरह मैंने आपको बात की कि उनके फोन से भी कोई एविडेंस कलेक्ट की गई है, और दूसरी चीज ये है कि उसमें वो कह रहे हैं कि मैं बावजूद उस वजीर का नाम नहीं ले रहा। इसमें मुझे लगता है कि जैसे किसी की मुशावरत से हो सकता है कि कोई हुकूमती लोग या उनके साथ जो राब्ते में थे उनके कहने पे उन्होंने ये किया हो। एन मुमकिन है कि इसके हवाले से आने वाले दिनों में उनसे कोई बयान लेना मकसूद हो, उसलिए किया हो। लेकिन जो उन्होंने बातें की हैं ये तो वो चीजें हैं कि जो एक वेरीफाइएबल है। अगर उनके खिलाफ केस चलना है, उनके बारे में अगर वो फोन से पहले एविडेंस मौजूद है और उनको ये पूछा जाएगा, ये तो उन्होंने इकरार कर लिया ना कि मैं किसी के साथ राब्ते में था। अब ये है कि अगर हम इसको समझें कि वो गलत बयानी से काम ले रहे हैं, तो किसी वो फोरम पर जाते हैं तो फिर उनको कहा जाएगा कि आप वो बंदे का नाम लें, फिर उस बंदे को बुलाया जाएगा, उनको क्रॉस एग्जामिन किया जाएगा, तो केस आगे बढ़ेगा। ओवरऑल चट्टा साहब की मुझे अभी अफियत नजर नहीं आ रही। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में उनके लिए पेचीदगियां हैं, क्योंकि अगर ऐसा किया नहीं जाता, उसका कोई नोटिस नहीं लिया जाता, तो पूरा जो एक सिस्टम है उस पर जो एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, वो लोग जो है वो उसके बारे में बात करते रहेंगे जी कि फिर आपने कमिश्नर साहब के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया। अगर उन्होंने बयान कोई रिट्रैक्ट भी किया तो आपको एक्शन लेने चाहिए था, क्योंकि वो बहुत बड़ा इल्जाम लगा चुके हैं। बहुत शुक्रिया। ब्रेक शामिल करते हैं। नून लीग मामला कैसे आगे बढ़ाएगी, बात करेंगे नून लीग से ब्रेक के बाद। दोबारा खुशामदीद नाजरीन। नून लीग के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। ख्वाजा साहब, इमरान खान साहब आज भी अपनी बात पर कायम रहे, उन्होंने कहा मैंने खत लिख दिया है IMF को। अब जाहिर है इस खत से फर्क तो कोई पड़ेगा नहीं, IMF का अपना स्टेटमेंट भी सामने है। इसके अलावा IMF ने तो मिस्र में भी प्रोग्राम दिया हुआ है, वहाँ अमरीत है, बांग्लादेश में प्रोग्राम है उनका, वहाँ पर अपोजिशन के खिलाफ बहुत ज़्यादा क्रैकडाउन है। मगर इसके बावजूद इमरान खान ये तो वाजे कर रहे हैं कि वो किसी भी हद तक जाएंगे, आपको हुकूमत नहीं करने देंगे, जेल में बैठकर भी, चाहे IMF को खत लिखना पड़े, अमेरिका जिस पर वो इल्जाम लगा रहे थे उससे मुतालबा करना पड़े, सड़कों पर आना पड़े, असेंबली में आना पड़े। तो ये जो 16 माह की आपकी हुकूमत थी, उससे ज्यादा बड़ा चैलेंज नहीं है जो पार्टी के अंदर से भी मशवरा दिया जा रहा था नवाज शरीफ साहब को कि हुकूमत ना ले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाअल्लाह मैं जो आप बात कह रहे हैं मैं उससे एग्री करता हूं कि ये बड़ा चैलेंज है, उस 16 माह से भी बड़ा चैलेंज है। और जो हुकूमत में कुछ गुरेज किया गया है हमारे पुराने साथियों की तरफ से, वो इसलिए किया गया है कि वो शायद ये बोझ उठाने में हमारे उस तरह पार्टनर्स नहीं बनना चाहते जिस तरह वो 16 माह के पार्टनर्स से वो पॉलिटिकल लाइबिलिटीज जो है वो नहीं उठाना चाहते। उनका ख्याल है कि इक़्तिदार तभी हासिल होना चाहिए जब जो एक एसेट हो इक़्तिदार जो है। मैं एक साफ बात कर रहा हूँ, कोई भी इसकी जगह होता, कोई और भी होता तो यही करता, लेकिन हमने उस वक्त भी रिस्क लिया और उस रिस्क की वजह से हमें नुकसान भी उठाना पड़ा। सियासी कैपिटल जो है हमने खोया, अब फिर रिस्क ले रहे हैं, नेक नीयती के साथ रिस्क ले रहे हैं। अल्लाह ताला जो है हमारी नीयत का हमें फल दे, हमारी नीयत ख़राब नहीं है। हम चाहते हैं कि हालात जो है पाकिस्तान के ठीक किए जाएं, उन इकॉनमी इम्प्रूव की जाए, आम आदमी की ज़िंदगी जो है उसमें खुशगवार तब्दीली लाई जाए, जो एक उम्मीद दी जाए नई नस्ल को, नौजवान नस्ल को कि इस मुल्क में उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं, नौकरियाँ मिलेंगी, तालीम मिलेगी। कहते हैं ना कि सियासत में भी और आम जिंदगी में भी दो सूरतों में फैसले नहीं करने चाहिए, एक ग्रीड एक फेयर। आपकी पार्टी के लिए आप ग्रीड में नहीं कर रहे हैं, आप मुल्क के लिए कर रहे हैं, क्योंकि इख्तिदार लेना आसान नहीं है, आपके पार्टनर्स लेने को तैयार नहीं है। मगर फेयर तो है, खौफ तो है कि अगर आप लोग नहीं लेंगे तो इमरान खान साहब आ जाएंगे, और वो आएंगे तो आप लोगों के लिए बड़े मसाइल क्रिएट हो जाएंगे।
नहीं, देखिए फेयर ये नहीं है। मैं आपके साथ जो है विद ड्यू रिस्पेक्ट इख्तिलाफ करूंगा कि इमरान खान साहब आ जाएंगे और फिर हमारे खिलाफ कोई क्रैकडाउन होगा या इस किस्म की बात होगी। ये फेयर नहीं है। ये परहैप्स अगर फेयर हो भी तो ये इट्स ए डिस्टेंट फेयर। लेकिन अगर कोई क्यास क्रिएट होता है तो हो सकता है कि जो है एस्टेब्लिशमेंट जो है ये इरादा करे कि भाई दिस इज टू मच, और ये सियासी जो प्लेयर्स हैं हमारे, चाहे वो PMLN है, PTI है या पीपल्स पार्टी जो है, उनसे चीज़ें जो है बिकॉज ऑफ द एक्रिमनी, आपस की जो चपकलश है या तलखी जो है, उसकी वजह से ये नहीं चल रहा मामला, और मे बी दे नीड टू टेक ए पॉज, और उस पॉज में जो है हम कुछ चीज़ें जो है बेहतर करके फिर दोबारा सोचें कि क्या करना है। ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, मैं बड़ा फ्रैंकली बात कर रहा हूँ, और ये हमारे सियासतदानों की जिम्मेदारी होगी कि इस पॉसिबिलिटी को अवॉइड करें। मैंने अपने इंतखाबी तकारीर में भी ये कहा कि जो नफरत PTI ने बोई है, जिसकी एक मैं समझता हूँ कि फसल जो है वो तैयार हुई है, उस नफरत के जो बीज बोए गए थे, लेकिन फिर भी उसका जवाब जो है वो मोहब्बत से देना चाहिए। अगर नफरत का जवाब हमने नफरत के साथ दिया तो ये हालात बिगड़ेंगे। इनको जो क्या कहते हैं कि इन वूंड्स को हील करने की जरूरत है, चाहे वो वूंड्स सेल्फ इन्फ्लिक्टेड हैं या किसी और तरीके से इन्फ्लिक्ट हुए हैं, लेकिन इनको हील करना चाहिए। और इक़्तिदार अगर हमें मिलता है तो 100 तरीके हैं उसको हील करने के। मैं आज ही सोच रहा था कि तमाम इम्पोर्टेंट लेजिस्लेशंस जो हुई PTI की गवर्नमेंट में, चाहे वो FATF की थी या आमला की थी या और कई थी जिसमें हमने उनके साथ बैठ के की जो है लेजिस्लेशन की, उसमें बाज़ जो है एस्टेब्लिशमेंट ने भी इंटरफेयर किया। उन्होंने भी दोनों फ्रीकैन को जो है किसी न किसी तरह राजी किया कि भाई आप मिलके कर लें, ये मुल्क के लिए ज़रूरी है। आज भी जो मुल्क के मामलात हैं शाहजेब, उनको मिलके बैठ के हल करने की ज़रूरत है। IMF को ने कोई PTI की बात नहीं माननी ना, वो होगा कैसे? क्योंकि आपको भी एस्टैब्लिशमेंट से शिकायत थी, मगर आप उनकी सुन भी लेते थे, वो दरमियान में आते थे, आप लोगों को मनाकर बिठा देते थे टेबल पर। इस वक्त तो सूरत हाल ये है कि इमरान खान के मामला आपसे भी खराब है, उनसे भी खराब है, और वो IMF को खत लिख रहे हैं। तो ऐसी सूरत में एक क्या सूरत हाल होगी? और अगर क्रैकडाउन होगा, इस्टेब्लिशमेंट भी करेगी, तो अभी तक तो निगरान हुकूमत पे जा रहा था ब्लेम, फिर आपकी हुकूमत पे जाएगा। आप कह तो रहे कि हील करने की जरूरत है, जख्म बढ़ाने की नहीं, उन्हें खत्म करने की जरूरत है। वो खत्म होंगे कैसे? जो इदारे के इख्तिलाफात अपनी जगह पर हैं, अगर वो कुछ भी करेंगे इल्जाम आपके ऊपर आएगा। देखिए, मैंने जैसे कहा है कि इन जख्मों को कुरेदने की जरूरत नहीं है। हमें बहुत एतराज़ात थे 2018 के इलेक्शन में। ये तो फॉर्म 45 की बात करते हैं, जो मिले हैं इनको, वो असली हैं ये जाली हैं। मैं उस डिबेट में नहीं मैं जाना चाहता, लेकिन इनको मिले तो है ना, मिले हैं या बनाए हैं, लेकिन उनके एग्जिस्टेंस जरूर है। हमें तो फॉर्म 45 मिले ही नहीं थे। सफेद कागज के ऊपर रिजल्ट दिया गया था, हमने तस्लीम कर लिया, असेंबली में आ गए, असेंबली में हिस्सा लिया, ऑपोजिशन की, बाद में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, गवर्नमेंट बनाई, साल सवा साल के लिए हम प्रोसेस के अंदर रहे। और मुझे पता है कि मैं विटनेस हूँ इस बात का कि बाज नेगोशिएशन जो है लॉ बनाने की जो थी, जो क्रूशल लॉज थे, जिस तरह मैंने कहा है FATF के और आमला के लॉज जो थे, और लॉज थे जो जरूरी थे मिलके बनाने के लिए, या स्पीकर साहब के घर मीटिंगें होती थी, या ISI का जो ऑफिस है मरगला के ऊपर, या वहाँ पे मीटिंग्स होती थी, और हम जाते थे उन मीटिंग्स के अंदर, और बड़ी बड़ी देर मीटिंगें चलती थी, और हमने पूरा कोऑपरेट किया, और वो सारी लेजिस्लेशन हुई। हालांकि उन मीटिंग्स के अंदर इमरान खान साहब ने बिल्कुल रिफ्यूज किया हमारे साथ बैठने के लिए, लेकिन उनके साथी बैठते रहे, शामूद कुरैशी बैठते रहे, स्पीकर साहब सब। आपको फिर इदारे को ही कहना पड़ेगा कि जी आप फिर हाथ हल्का रखिए, आप कम से कम बात कीजिए, आप मौका दीजिए, आप स्पेस दीजिए तहरीक इंसाफ को, सिस्टम के अंदर उन्हें आने दीजिए, फिर इदारे आपकी बात मान लेगा जब आप हुकूमत में आ जाएंगे। देखिए, ये बात जो है हमारी या इदारे की या PTI की ये नहीं है, लेकिन अगर हमने ये रवैया जो PTI ने अपनाया हुआ है, अगर वो हमारे वाला रवैया अपना लें जो हमने अपनाया था, उस वक्त जो है हमने कड़वी गोली जो है निकली,
सोलो की बाजवा साहब के साथ हमारे गिले गुजारियां थी जो 2018 के इलेक्शन में उन्होंने और जनरल फैज ने मिलकर किया था। सब कुछ था, हम असेंबली के फ्लोर पे उनके नाम भी लेते थे, उनसे गिला भी करते थे, लेकिन फिर भी हम बैठते थे क्योंकि मुल्क का मामला था। लेकिन ये यहाँ पे तो इक्तदार जो है उसके पर्सनल इक्तदार जो है, जाती इक्तदार के इर्द गिर्द सब कुछ रिवॉल्व करता है इमरान खान के लिए। उसके लिए मुल्क की कोई हैसियत नहीं है। मैं सॉरी टू से दैट, आई एम सेइंग इट विद अ वेरी हैवी हार्ट। मुल्क की उसकी मुल्क की रेलेवेंस जो है, मुल्क का रेफरेंस पॉइंट जो है वतन का या मुल्क का जो रेफरेंस पॉइंट जो है उसकी अपनी जात है। उसको किसी ना किसी तरह जो है ना वो उसकी ईगो को जो चीजें फीड करती हैं, उसके इर्द गिर्द के लोग फीड करते हैं, मीडिया फीड करता है, सोशल मीडिया फीड करता है। और अब इलेक्शन में उनके एक सूबे के अंदर तो बड़ी क्लियर कट मेजॉरिटी आई है, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता। इसने और फीड किया होगा तो उसके पीछे भी स्टोरीज हैं। जो हम कामयाब हुए हैं उसके पीछे भी स्टोरीज बनाई जा रही हैं। इसी तरह सिंध में, बलूचिस्तान में एक इलेक्शन के मुतालिक जो है अपने अपने इंटरेस्ट के मुताबिक जो है कहानियां जो है मुरतब की जा रही हैं। लेकिन ये इन चीजों से बाहर निकलना होगा, नहीं तो एक पूरी की पूरी नस्ल जो है वो जाया हो जाएगी हमारी जो है। मतलब एक तरफ ज़ाहिर है, एक तरफ ये पॉइंट ऑफ व्यू कि जाया हो जाएगी, एक तरफ ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि एक पूरी की पूरी जो नस्ल है वो नून लीग से दूर की है इमरान खान साहब ने अपनी सियासत के जरिए। ये बताइए ख्वाजा साहब, ज़ाहिर है आपने न सिर्फ नवाज शरीफ साहब के साथ आप खुद ग्रो हुए हैं, दोस्त हैं आप उनके, बल्कि उनकी सियासत आपके सामने ग्रोथ हुई है। आपने खुद ने सारे इलेक्शन जीते हैं, नून लीग को मजबूत होते, तवाना होते, जवान होते आपने देखा है अपनी आंखों के सामने। मगर क्या कहा जा सकता है कि नवाज शरीफ साहब के साथ साथ इस वक्त नून लीग भी ज़ईफ हो गई है? आपके अपने इलेक्शन बहुत टफ इलेक्शन रहे हैं, नवाज शरीफ साहब को सख्त कंपटीशन का सामना करना पड़ा, लाहौर के गढ़ में पार्टी हारती नजर आ रही है, नून लीग ज़ईफ हो गई है। अब जाहिर मियां नवाज शरीफ साहब तो वापस जवान नहीं हो सकते हैं, मगर ये कॉम्बिनेशन शहबाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा का, क्या ये पार्टी को जवान कर पाएगा या पार्टी भी अब अपने अंजाम की तरफ जा रही है? मैं नहीं कहूँगा, आपने सही कहा। मैंने नून लीग जो है PMLN जो है उसको उसकी जो है जन्म होते उसका देखा वे बैक इन 1991 जब जुनेजो साहब मरहूम बीमार थे और एक मीटिंग हुई हमारी वर्किंग कमेटी की और उसके बाद जो है दो ग्रुप हो गए हमारी पार्टी के। एक जुनेजो ग्रुप हो गया और एक मियां नवाज शरीफ के नाम से कहलानी शुरू होगी जो है हमारी जमात जो है। लेकिन मैं इस बात से आपकी बात पे जो है ना वो उस पर इत्तेफाक नहीं करूंगा, लेकिन टोटली रिजेक्ट भी नहीं करूंगा। हमें जो ये कॉम्बिनेशन सामने आई है, जो मरियम जो है वो नई नस्ल को रिप्रेजेंट करती है और डेफिनेटली एक जो है ताज़ा हवा का झोंका है हमारी सियासत में। और जो हमारी को लाइबिलिटीज हैं, अगर कोई हमारी लाइबिलिटीज हैं हमारी जनरेशन की, तो वो कैरी नहीं कर रही। वो मेरा ख्याल है वो हमारे साथ ही वो जो आप क्या बात कह रहे हैं ना कि हमारी जो है वो ज़ईफ हो गई है, मेरा ख्याल है वो जो ज़ोफ है उसका वो हम ही कैरी कर रहे हैं। मैं नहीं समझता कि मरियम उसको कैरी करेगी और आइंदा आने वाले चंद दिनों के अंदर या चंद महीनों के अंदर डेफिनेटली आपको एक रिवर्सल नजर आएगी। और मियाँ शहबाज शरीफ भी एज ए वजीर आजम जो है उन्होंने 16 महीने जो हुकूमत की है, डिफिकल्टीज अभी भी बेशुमार हैं, बेशुमार डिफिकल्टीज हैं। लेकिन मैं समझूंगा कि उस वक्त एक इलेक्शन सामने नजर आ रहा था, IMF की जो प्रॉब्लम थी वो हमारे बिल्कुल सर पे सवार थी। वो चीजें अब नहीं है। हम एक स्टार्ट ले सकेंगे जो एक अच्छा स्टार्ट होगा। और आई फील कि जो आप बात कह रहे हैं उनमें वजन जरूर है, लेकिन वील बी एबल टू अवर्ट दिस क्राइसिस जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं। और जो ज़ोफ है हमारा, जो मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं जरूर है, जो आप कह रहे हैं ना कि एक ज़ईफ हो गई है, कहीं ना कहीं जरूर है, चाहे वो हमारी सोच में है, चाहे वो हमारी अप्रोच में है, या वी आर नॉट इन सिंक विद द चेंजिंग टाइम्स जो है, इस किस्म की बातें जरूर हैं और हमें उसका एहसास है। हम जरूर उसमें तरमीम करेंगे और हम अपनी पार्टी को जो है अपने नए जो वक्त है, नया जो टाइम्स है नए, उसके मुताबिक जो है ढालेंगे। और हमें हमारी उम्मीद जो है जहां मियां शहबाज शरीफ के साथ उम्मीद है, वहां पे मियां नवाज शरीफ की क़यादत के साथ भी उम्मीद है। वो एक एक्सपीरियंस का एक खजाना लेके इस वक्त हमारे साथ हैं, हमारी सरपरस्ती कर रहे हैं। और साथ ही साथ ये पार्टी किसी को इसका एडवांटेज नहीं है इस तरह कि एक 65% का जो सूबा है
एक खातून जो है उसकी क़यादत करेगी और उसको उसके पास जो है कोई बैगेज नहीं है, कोई लाइबिलिटी नहीं है, बल्कि एक एक्सपीरियंस का एक खजाना है उसके साथियों को, उसके वालिद के साथ और वालिद का और उसके वालिद के साथियों का। वो नए वक्त के साथ या नए डिमांड्स के साथ या वक्त की जो इस वक्त नई रिक्वायरमेंट्स हैं उनके साथ जो है वो पिक एंड चूज कर सकती है मरियम जो है कि उसको किस तरह वो आगे लेके चलना चाहती है, क्या चीज एसेट है, अभी भी एसेट है, क्या चीज लाइबिलिटी बन चुकी है, उसको शेड ऑफ करना चाहिए। आई थिंक शी विल बी एबल टू मेक दिस डिसीजंस। बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।